हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विजन लर्निंग पॉइंट। आपका स्वागत करता है। आप लोगों ने देखा होगा 1 फरवरी को बजट आया है। उससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण, जिसे आप लोग इकोनॉमिक सर्वे बोलते हैं। तो अब हम लोग बजट को पढ़ने से पहले, सर्वे को जानने से पहले बजट होता क्या है, बेसिक चीज़ों को अगर हम जान लेंगे तो बजट को पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी। तो हम लोग इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाएंगे। पार्ट 1 में जो बेसिक चीज़ें हैं उसकी चर्चा करेंगे। पार्ट 2 में जो बजट में आया है, जितनी भी योजनाएं, नया क्या है उसमें, उन सब पे चर्चा करेंगे। तो आइए आपका समय न खराब करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। बजट होता क्या है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। बजट कोई भी आदमी होगा, अगर वो अपना घर चला रहा होगा, जिम्मेदार व्यक्ति होगा, तो बजट बनाता होगा। क्या होगा? जो एक मंथ में वो कमा रहा होगा और एक महीने में कितना खर्च कर रहा होगा, तो उसका एक बजट बनता होगा कि कितना वो खर्च करेगा। वो पूरा अपना डेटा रखता है। उसी प्रकार से कोई भी सरकार, केवल मैं अपने देश की बात करूं, भारत सरकार की बात करूं, तो भारत सरकार क्या करता है, एक वर्ष में कितना कमा रहा है और कितना खर्च कर रहा है, उसका जो अनुमान होता है वही बजट में होता है। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे देखें, उस लिखने के क्रम में कैसे लिखा जाएगा, किसी भी सरकार का एक वित्तीय वर्ष में, क्या, एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष, यानी एक वित्तीय वर्ष का आने का मतलब है एक वर्ष में। ठीक, इसको कहते हैं 1 फाइनेंशियल ईयर। एक वित्तीय वर्ष में प्राप्ति एवं अनुमानों का विवरण। तब आपसे अगर कोई बजट पूछे तो क्या है, किसी भी सरकार का एक वित्तीय वर्ष में प्राप्ति एवं व्यय। प्राप्ति का मतलब है जो भी कोई देश आय कमा रहा है कितने में, एक वर्ष में, और जितना खर्च कर रहा है एक वर्ष में, उसे हम क्या बोलेंगे, व्यय। उसका अनुमानों का विवरण, यानी एक डेट अनुमान लगा लिया जाता है उसका कि एक साल में हम कितना कमाएंगे और कितना खर्च करेंगे। उसके आधार पर कोई सरकार जब अपना काम करती है तो उसे क्या बोलेंगे, बजट बोलेंगे। अब वित्तीय वर्ष क्या होता है, एक जान लीजिए। भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कितना होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत सरकार का क्या है, वित्तीय वर्ष है। अब प्रश्न कई बार बना है कि जो आपका बजट है हमारे संविधान में लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है, तो इन सब पे आइए हम देखते हैं। बजट हमारे संविधान में लिखा नहीं गया है कि बजट क्या है। बजट के स्थान पे हमारे संविधान में लिखा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या लिखा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो जो प्रश्न बनता है, हमारे संविधान में बजट का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो हमारे संविधान में बजट का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि उसकी जगह क्या उल्लेख किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण, अगर भारत सरकार अपना बजट बनाएगी तो उसका कुछ अलग होगा। अगर राज्य सरकारें जो हैं, यानी प्रांत की सरकारें जो हैं हमारे भारत देश की, वो बजट बनाएंगी तो उनका कुछ अलग होगा। ठीक, इसके लिए हमारे संविधान में बाकायदा व्यवस्था की गई, अनुच्छेद दिया गया है। अगर हम यहाँ बांटने की कोशिश करें, अगर केंद्र सरकार की हम बात करें, केंद्र सरकार की जब ये बजट बनाएगी, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण, तो इसका अनुच्छेद 112 में दिया गया। किस में दिया गया है, अनुच्छेद 112 में दिया गया है। अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार में यहाँ देखिएगा किस आर्टिकल में है। अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो अनुच्छेद 202। ठीक, एग्जाम में प्रश्न बनता है कि केंद्र सरकार का अगर वार्षिक वित्तीय विवरण है तो किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 112 में दिया गया है। ठीक, अगर राज्य सरकारों की बात करें तो किस में दिया गया है, अनुच्छेद 202 में दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे आपका प्रश्न बनता है बजट के स्थान पे आपके संविधान में क्या दिया गया है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक, उसके बाद क्या है, केंद्र सरकार का अगर वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करें तो किस अनुच्छेद में दिया गया है, 112 में। राज्य सरकार के अगर वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करेंगे तो हम लोग अनुच्छेद 202 में। जब कोई बजट आता है तो उसके लिए बाकायदे क्या होता है, एक विधेयक आता है। उस विधेयक का नाम होता है धन विधेयक। ठीक, तो आइए हम देखते हैं।
धन विधेयक। ये जो आपका धन विधेयक है हमारे संविधान के अनुच्छेद 110 में दिया गया है। किस में दिया गया है? अनुच्छेद 110 में दिया गया है। आपका क्या दिया गया है? धन विधेयक। प्रश्न बनता है कि धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 110 में आपका धन विधेयक है। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है, कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है। इसकी हम लोग कैसे पता कर पाएंगे? तो लोकसभा का अध्यक्ष जिस विधेयक को कहेगा धन विधेयक है तो धन विधेयक माना जाएगा, जिस विधेयक को कहेगा धन विधेयक नहीं है तो वो धन विधेयक नहीं होगा। ठीक, क्लियर हो गया है आपको? एक बार मैं फिर से बताता हूं कि धन विधेयक किसको हम लानेंगे? जो लोकसभा का अध्यक्ष कहेगा कि यह विधेयक धन विधेयक है तो धन विधेयक होगा। ऐसा विधेयक जो डायरेक्ट लोकसभा में यानी केवल ही लोकसभा में प्रस्तुत होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? धन विधेयक बोलेंगे। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 110 में है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो धन विधेयक है आपका, यानी कोई भी विधेयक अगर आपके प्रस्तुत होगा, जिसे आप लोग बजट बोलते हैं, बजट जब संसद में प्रस्तुत होता है तो प्रस्तुत होने के लिए दो शर्तें होती हैं। दो शर्तें। कौन सी शर्तें हैं? पहली बात तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होना चाहिए। की पूर्व अनुमति। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। उसके साथ साथ केवल लोकसभा में, केवल लोकसभा में, केवल लोकसभा में। ठीक, कोई भी विधेयक धन विधेयक कब होगा? जब लोकसभा में प्रस्तुत होता है वह विधेयक केवल लोकसभा में, और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से जब आएगा संसद में हमारे प्रस्तुत होगा तो क्या होगा? बजट का स्वरूप होगा। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें राज्यसभा की, क्या यहाँ पे कंडीशन है? राज्यसभा, राज्यसभा जो है धन विधेयक में कोई संशोधन के लिए सिफारिश कर सकती है। जो भी संशोधन हो तो सिफारिश कर सकती है, लेकिन संशोधन नहीं कर सकती है। लेकिन उसके बदले में राज्यसभा में अगर धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उसके पास 14 दिन की विलंबनकारी शक्ति प्राप्त है। कितने दिन की? 14 दिन की। विलंबन की शक्ति, यानी राज्यसभा क्या कर सकता है? 14 दिन तक अपने पास उस विधेयक को रख सकता है, उसमें सिफारिश के साथ क्या कर सकता है? लोकसभा में दे सकता है, लेकिन उसमें खुद संशोधन नहीं कर सकता, सिर्फ अपनी सिफारिश दे सकता है। तो आपको यहाँ पॉइंट क्लियर हो गया होगा। कोई भी विधेयक धन विधेयक जब प्रस्तुत किया जाएगा तो उसके लिए दो शर्तें होनी चाहिए। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होनी चाहिए और केवल लोकसभा में प्रस्तुत होगा। यहाँ पर राज्यसभा को क्या है? केवल संशोधन कर सकता है, उसके लिए सिफारिश कर सकता है। ठीक, और 14 दिन की विलंबनकारी शक्ति उसको प्राप्त होगी। यहाँ पे आपको क्लियर होगा। उसके बाद देखिएगा, जब कोई विधेयक आएगा संसद में तो उसमें वो धन विधेयक हो गया, तो धन विधेयक में क्या मांग होती है? धन विधेयक किसने पहली बार प्रस्तुत किया था? यानी बजट पहली बार भारत में, आजाद भारत में किसने प्रस्तुत किया? प्रश्न बनता है। आजादी से पहले किसने प्रस्तुत किया था? जो अंतरिम हमारी सरकार बनी थी। वर्तमान में हमारा कौन है? ठीक, तो आइए हम देखते हैं। जो आपका बजट है इसे बनाता कौन है? बनाने का कार्य करता है वित्त मंत्रालय का, वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग, आर्थिक कार्य विभाग। ठीक, तो कई बार प्रश्न बना है बजट कौन बनाने का कार्य करता है? वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग जो होता है बजट बनाने का कार्य करता है। किसकी निगरानी में? मुख्य आर्थिक सलाहकार की निगरानी में। मुख्य आर्थिक सलाहकार, मुख्य आर्थिक सलाहकार की निगरानी में बजट बनाने का कार्य कौन करता है? वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग क्या करता है। अब वर्तमान में कौन है हमारे? आइए हम देखते हैं। तो हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार वर्तमान में कौन है? डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन। बहुत बार एग्जाम में जो भी आप लेटेस्ट एग्जाम देंगे तो उसमें पूछेगा वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार हमारे कौन है? तो डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन।
ठीक, एक बार फिर से आप देखिएगा, बजट बनाने का कार्य कौन करता है? वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग बजट बनाने का कार्य करता है। इसमें सहायता कौन करता है? मुख्य आर्थिक सलाहकार। वर्तमान में हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक प्रश्न बनता है, आजादी के बाद प्रथम वित्त मंत्री कौन था? प्रथम वित्त मंत्री, आजादी के बाद प्रथम वित्त मंत्री कौन था हमारा? तो खड़मुखम शेट्टी जी थे। खड़मुखम शेट्टी। ठीक, प्रश्न बनता है क्या कि आजादी के बाद हमारा प्रथम वित्त मंत्री कौन था? तो खड़मुखम शेट्टी जी थे। ठीक, यहाँ पे आपको क्लियर होगा। एक प्रश्न और बनता है कि सबसे अधिक बार किसने आपका बजट प्रस्तुत किया है? तो सबसे अधिक बार मोरारजी देसाई जी ने सबसे अधिक बार आपका बजट प्रस्तुत किया है। आपको वो भी याद करना है कि सबसे अधिक बार बजट मोरारजी देसाई जी ने प्रस्तुत किया था। एक प्रश्न और आपको बन सकता है कि पहला पेपरलेस बजट, पहला पेपरलेस बजट, पहला पेपरलेस बजट प्रश्न बन सकता है, पहला पेपरलेस बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो निर्मला सीतारमण जी ने। निर्मला सीतारमण जी ने पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया। ये जो बजट आया है इस बार का निर्मला सीतारमण जी का चौथा बजट है। ठीक, तो ये मूल बातें आपको मैंने बता दिया, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक, उसके बाद हम लोग बजट क्या होता है उस पे आएंगे। ये तो बेसिक चीजें हैं, कहीं से भी आपको पता चल जाती हैं। एक्चुअल अब आपको अच्छे से समझिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा बजट के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार का होता है। ठीक, बजट को हम दो भागों में बांटते हैं। एक आपका होता है राजस्व बजट, जिसे आप लोग इंग्लिश में कहते हैं रेवेन्यू बजट। दूसरा आपका होता है पूंजीगत बजट, ठीक, इसे कहते हैं कैपिटल बजट। इसे भी दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। राजस्व प्राप्ति रेवेन्यू रिसिप्ट था राजस्व व्यय, राजस्व व्यय को इंग्लिश में आप लोग कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक, अब इसे भी दो भागों में बांटा गया है आपका पूंजीगत बजट को। एक होता है पूंजीगत प्राप्ति, एक होता है पूंजीगत व्यय। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसे कैपिटल रिसीट बोलेंगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे आपका यहाँ पे है राजस्व प्राप्त को रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक, तो आइए हम देख लें एक बार फिर से। बजट को हमें दो भागों में बांटा गया है, एक राजस्व बजट होता है, एक क्या होता है? पूंजीगत बजट होता है। ठीक, राजस्व बजट को दो भागों में बांटा गया है। राजस्व बजट में क्या होता है? राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय। पूंजीगत बजट में पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत बजट।
ठीक, कोई भी बजट बनता है तो इन्हीं चारों चीजों को ध्यान में रख के बजट आपका बनाया जाता है। ठीक, तब यहाँ गौर करने वाली बात है कि राजस्व प्राप्ति क्या है, राजस्व व्यय क्या है, तो हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। पहले देखते हैं राजस्व प्राप्ति क्या होती है। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, एक बार ले लीजिए। ठीक है, अब हटा देते हैं हम इसे। आइए देखते हैं राजस्व प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति ठीक, राजस्व प्राप्ति को सामान्य भाषा में समझ लीजिए आप। क्या होता है, ऐसी प्राप्ति जिससे उसके बदले में मुझे कुछ देना ना पड़े, न ही हमारी किसी भी संपत्ति के बेचने या बिकवाली से प्राप्त हो, उस प्रकार की प्राप्ति को हम लोग क्या बोलेंगे, राजस्व प्राप्ति। ठीक, क्या होती है राजस्व प्राप्ति, ऐसी प्राप्ति जिसके बदले में देयता न हो, यानी देयता को सृजन न करे, यानी देयता न हो और साथ में संपत्ति की बिकवाली से न हो, संपत्ति की कमी या बिकवाली से न हो, उस प्रकार की प्राप्ति को हम लोग क्या बोलेंगे, राजस्व प्राप्ति। एक बार मैं फिर बताता हूं आपको राजस्व प्राप्ति क्या है। ऐसी प्राप्ति जो किसी भी संपत्ति के बिकवाली से न प्राप्त हो तथा ऐसी प्राप्ति जिसके बदले में मुझे कुछ देना न पड़े, उस प्रकार की प्राप्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, राजस्व प्राप्ति बोलते हैं। ठीक, आपको अच्छे से पता हो गया होगा कि राजस्व प्राप्ति क्या होता है। अब भारत सरकार की हम लोग बात कर रहे हैं, तो भारत सरकार में राजस्व प्राप्ति में क्या क्या आता है, भारत सरकार में राजस्व प्राप्ति में क्या क्या आता है, हम उसको दिखाते हैं आपको। ठीक, तो आइए, हमने जैसे राजस्व प्राप्ति आपको बताया, अब राजस्व प्राप्ति में क्या क्या आएगा, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर से जो आय प्राप्त होती है भारत सरकार को, किसमें आएगी, राजस्व प्राप्ति में। अब देखिएगा, जो आय प्राप्त हो रही कर से, उसके बदले में भारत सरकार को कुछ देना नहीं पड़ रहा है। उसके साथ साथ ही क्या है, उससे क्या होता है, किसी भी संपत्ति के बिकवाली से भी नहीं प्राप्त हो रही है, तो किस श्रेणी में आएगा, राजस्व प्राप्ति में। सरकार द्वारा दिए गए ऋण पर, यानी भारत सरकार जो कुछ ऋण दी गई है उस पर अगर जो ब्याज की प्राप्त हो रही है वो किस श्रेणी में रखा जाएगा, आपके राजस्व प्राप्ति में। उसके बाद सरकार को प्राप्त अनुदान, भारत सरकार किसी अन्य राष्ट्र से यानी अन्य राज्य से जो अनुदान प्राप्त करती है, जो उसे लौटाना न पड़े, उस आय को हम किस श्रेणी में रखेंगे, राजस्व प्राप्ति में रखेंगे। आपको सरकार द्वारा लिया गया जुर्माना, जो आप सरकार आपसे जुर्माना लेती है, उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा, राजस्व प्राप्ति में। आप लोग देखे होंगे जुर्माना क्या होता है, आप लोग अगर ट्रैफिक भी रूल तोड़ते हैं तो क्या होता है, जुर्माना लगता है। उस प्रकार से जो आय प्राप्त होती है उसे किसमें रखेंगे हम लोग, आपके राजस्व प्राप्ति में। सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उनसे जो लाभांश प्राप्त होता है उसको भी हम लोग किस श्रेणी में रखेंगे, राजस्व प्राप्ति में। इसके अलावा और अन्य कई चीजें हैं, इतना इंपॉर्टेंट चीजों को आपको याद रखना है। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक, तो आई थिंक आपको राजस्व प्राप्ति समझ में आ गया होगा। तब हम लोग राजस्व व्यय पे चर्चा करते हैं। राजस्व व्यय, ठीक, राजस्व व्यय क्या होता है, इसे देखिएगा, ऐसा खर्च जिसके बदले में किसी भी संपत्ति का निर्माण ना हो और खर्च हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, राजस्व व्यय। क्या होता है राजस्व व्यय, ऐसा व्यय जिसके बदले किसी संपत्ति का निर्माण न हो, जिसके बदले किसी संपत्ति का निर्माण न हो, उस प्रकार का जो व्यय होगा उसे हम क्या बोलेंगे, राजस्व व्यय। ऐसा व्यय जिसके बदले किसी भी संपत्ति का निर्माण न हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, राजस्व व्यय। ठीक, यानी पैसा तो खर्च हो रहा है लेकिन उसके बदले में कोई संपत्ति नहीं बन रही है, वो सरकार के खाते से पैसा खर्च हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, राजस्व व्यय बोलेंगे। ठीक, आइए इसमें देख लेते हैं हम और चीजों को। ठीक, ठीक, तो राजस्व व्यय में क्या क्या आएगा इसे हम देख लेते हैं। जिसके बदले किसी संपत्ति का निर्माण न हो उसे हम लोग बताया अभी आपको क्या होता है, राजस्व व्यय। देखिएगा,
लिए गए ऋण पर भारत सरकार जो ऋण ले रही है, जो किसी भी विदेशी देश से या बैंक से लिया है ऋण, तो उसके बदले में जो ब्याज का भुगतान कर रहा है उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा? राजस्व व्यय में। सरकारी कर्मचारियों के पेंशन है, वेतन है, इस आप पर जो खर्च होता है भारत सरकार का, किस श्रेणी में रखा जाएगा? राजस्व व्यय में। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी, सरकार जो होती है आप देखेंगे कई चीजों पे सब्सिडी देती है, ठीक, उस सब्सिडी जो प्रदान की जाती है किस व्यय में रखा जाएगा? राजस्व व्यय में। किसी संपत्ति के रख रखाव में, कोई संपत्ति है जैसे लाल किला हो गया, अगर भारत सरकार उसकी देख रेख कर रही है तो उस पर क्या होगा? पैसा खर्च होगा। जो पैसा खर्च होगा उसको किस श्रेणी में रखेंगे? राजस्व व्यय में। रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य पर आदि पर जो व्यय होता है, ठीक, उसको किस श्रेणी में रखेंगे? राजस्व व्यय। उसके बाद देखिएगा कानून व्यवस्था पर जो खर्च होता है आदि और सारी चीजें हैं जिस पर व्यय होता है, उसके बदले में किसी संपत्ति का निर्माण नहीं होता है, उसे हम लोग कौन सा व्यय बोलेंगे? राजस्व व्यय बोलेंगे, ठीक। तब यहां तक आपको समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट एक बार आप ले लीजिएगा। ठीक, अब आइएगा हम लोग पूंजीगत की बात करते हैं। जो पूंजीगत प्राप्ति होती है डायरेक्ट उसका उल्टा होती है राजस्व प्राप्ति की। देखिएगा, पूंजीगत प्राप्ति कैपिटल रिसीट होता क्या है? जो देयता को जन्म दे, देयता को जन्म दे, ठीक, उसके साथ साथ क्या होता है? संपत्ति की बिकवाली से प्राप्त हो, संपत्ति की बिकवाली से प्राप्त, ठीक। आइए देखते हैं पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है। ऐसी प्राप्ति यानी भारत सरकार ऐसी प्राप्ति ले, यानी किसी से ऐसा आय ले जिसके बदले उसे कुछ देना पड़े, तो किस श्रेणी में आएगा? पूंजीगत प्राप्ति में आएगा। या फिर भारत सरकार की जो संसाधन है, जैसे आपके महारत्न कंपनी है, नवरत्न कंपनी, जो सार्वजनिक कंपनियां हैं, जैसे आप देखे होंगे LIC को बेच रहा है भारत सरकार, बैंक का, या फिर आप एयर इंडिया को देखेंगे बेचा है, तो उसको बिकवाली से जो संपत्ति प्राप्त होगी उसे हम किस में रखेंगे? पूंजीगत प्राप्ति में, ठीक। क्या है? ये देयता को जन्म देता है, उसके साथ साथ क्या करता है? किसी संपत्ति के बिकवाली से आय प्राप्त हो रही है, तो पूंजीगत प्राप्ति में, ठीक। इसमें क्या क्या आते हैं इसको हम एक बार देख लेते हैं, ठीक। आइए देखते हैं हम लोग पूंजीगत प्राप्ति में क्या क्या चीजें हैं। तो निजीकरण व विनिवेश से जो आय प्राप्त होती है उसे हम लोग किस में रखेंगे? पूंजीगत प्राप्ति में रखेंगे। सरकार को प्राप्त अल्पकालिक और दीर्घकालिक, भारत सरकार जो अल्पकालिक ऋण लेती है या दीर्घकालिक ऋण लेती है उसके बदले उसे ब्याज देना पड़ता है, ठीक, तो देयता को जन्म देती है, तो इस प्रकार का आय किसमें होगा? पूंजीगत में होगा। दिए गए मूलधन, जो भारत सरकार किसी भी राज्य को या किसी भी देश को मूलधन दे दी है, मूलधन यानी पैसा अपना दी है, उसके बदले अभी तक उसको ब्याज प्राप्त हो रहा था, लेकिन अब पैसे को वसूल लेगा तो क्या हो जाएगा? उसकी संपत्ति जहां से आय प्राप्त हो रही थी कम हो जाएगी, तो उसको किस में रखेंगे हम लोग? पूंजीगत प्राप्ति में। संपत्ति की बिकवाली यानी भूमि भवन कार्यालय जो है, इन सब के बिकवाली से जो भी आय प्राप्त होगी उसे हम लोग पूंजीगत प्राप्ति में रखेंगे, ठीक। अब आपका एक बचता है पूंजीगत व्यय। तो आइए देखते हैं हम लोग पूंजीगत व्यय क्या होता है। आप लोग ठीक से बिना तनाव लिए एक बार देख लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा पूरा। पूंजीगत व्यय होता क्या है? ऐसा व्यय जिसके बदले में क्या हो? किसी संपत्ति का निर्माण हो, ठीक। ऐसा खर्चा जिसके बदले किसी संपत्ति का निर्माण हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पूंजीगत व्यय कहेंगे। देखिएगा, जिसके बदले संपत्ति निर्माण हो, निर्माण, ठीक, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पूंजीगत व्यय। संपत्ति निर्माण मतलब कोई हॉस्पिटल बन रही है जिसे आप एम्स वगैरह हो गए, कोई बहुत बड़ा पुल बन रहा है, ठीक, कोई बहुत बड़ी संस्था बन रही है, विश्वविद्यालय बन रहा है, यानी कोई संपत्ति का निर्माण हो रहा है, उसमें जो खर्च हो रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे? पूंजीगत व्यय कहेंगे, ठीक। आइए हम इसके कुछ और चीज देख लेते हैं पहलुओं को, ठीक है। आइए हम देखते हैं पूंजीगत व्यय क्या होता है।
अब मैंने आपको बताया था जिसमें संपत्ति का निर्माण हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूंजीगत व्यय। तो आइए हम कुछ चीजों को, पहलुओं को उसको देखते हैं। सरकार द्वारा जो राज्यों को दिया जाता है ऋण, यानी भारत सरकार अपने प्रांतों को, यानी भारत में जो राज्य हैं उसको ऋण देता है, तो उसे किस श्रेणी में रखेंगे, पूंजीगत व्यय में, क्योंकि उस ऋण के माध्यम से वो किसी न किसी संपत्ति का निर्माण करते हैं। बुनियादी निर्माण जैसे सड़क बना, बांध बना, पुल बना, ठीक, और क्या है आपका विश्वविद्यालय, अस्पताल, सार्वजनिक कंपनियों की स्थापना, ये सब किस में आएंगे, ये किसी भी संपत्ति का निर्माण हो रहा है, यानी भौतिक रूप से संरचना हमें दिख रही है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पूंजीगत व्यय बोलेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि मैंने बतायागा कि आपका राजस्व प्राप्ति क्या है, राजस्व व्यय क्या है, पूंजीगत प्राप्ति क्या है, पूंजीगत व्यय क्या होता है। ठीक, आपका बजट में ये चार चीजें होती हैं, इन्हीं चार चीजों को ध्यान में रख के भारत सरकार अपना बजट का निर्माण करती है। अब बजट में कई चीज आप देखे होंगे कि घाटा क्या होता है, बजट घाटा कहीं देखे होंगे, राजस्व घाटा, पूंजीगत घाटा। तो घाटा क्या होता है उसकी हम लोग आइए चर्चा करते हैं। ठीक, आइए देखते हैं, पहले हम घाटा देख लें क्या होता है। घाटा व्यय माइनस प्राप्ति, यानी व्यय से अगर हम प्राप्ति को घटा दें तो जो शेष बचेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, घाटा। घाटा क्या होता है, अगर हम व्यय से प्राप्ति को घटा दें, जो शेष बचेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, घाटा बोलेंगे। एक चीज आता है, प्रश्न बनता है कि बजट घाटा क्या होता है। बजट घाटा, बजट घाटा क्या होता है आपका, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति। अगर भारत सरकार की सेंस में घाटा, तो आपने देखा घाटा के कोई भी हो सकता है, हमारा भी घाटा हो सकता है, आपका भी घाटा किसी भी सेंस में हो सकता है। अगर हम भारत सरकार की बात करें कि भारत सरकार जो बजट बना रही है उसका घाटा क्या होगा, तो भारत सरकार क्या कर रही है, जितना खर्च कर रही है और जितना प्राप्त कर रही है, अगर कुल खर्च में से कुल प्राप्तियों को घटा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो बजट घाटा हो जाएगा। एक टर्म पूछा जाता है कि राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा। घाटा कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति उधार को छोड़कर, उधार छोड़कर। ठीक, राजकोषीय घाटा क्या होता है, एग्जाम में पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, ऐसा घाटा जिसमें कुल व्यय से कुल प्राप्ति को हम माइनस करेंगे, प्राप्ति में जो हमने उधार से प्राप्त किया है, यानी उधार से जो आय प्राप्त किया है, अगर उसको ऐड नहीं करेंगे, ठीक, उससे अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, राजकोषीय घाटा निकल आएगा। ठीक, आप समझ गए होंगे राजकोषीय घाटा क्या होता है, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति उधार को छोड़कर, तो क्या हो जाएगा, राजकोषीय घाटा हो जाएगा। ठीक, अब पूछा जाता है कि राजस्व घाटा क्या है, इसको भी हम देख लेते हैं। राजस्व घाटा, राजस्व घाटा सीधे सीधे हो जाएगा राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति। ठीक, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, राजस्व घाटा बोलेंगे। उसी प्रकार से आपका पूंजीगत घाटा की अगर हम बात करेंगे तो पूंजीगत व्यय माइनस पूंजीगत प्राप्ति को हम लोग क्या बोलेंगे, पूंजीगत घाटा बोलेंगे। ठीक, मैं यहां पे लिख देता हूं, या एक चीज और देख लीजिए, प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, राजस्व व्यय माइनस संपत्ति सृजन के लिए दिया गया अनुदान, संपत्ति सृजन के लिए अनुदान। ठीक, तो आपका क्या होता है, प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, आप देखिएगा, राजस्व घाटा। ठीक, यहां पे मैं व्यय लिखा हूं, राजस्व घाटा यहां कर देते हैं, राजस्व घाटा
माइनस संपत्ति सृजन के लिए जो अनुदान दिया गया है, यानी प्रभावी राजस्व घाटा के हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, राजस्व घाटा में से अगर जो संपत्ति सृजन के लिए हम राज्यों को अनुदान दिए हैं उसको हम घटा देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, प्रभावी राजस्व घाटा निकल आएगा। पूंजीगत घाटा मैंने आपको बताया था क्या होता है, पूंजीगत व्यय माइनस पूंजीगत प्राप्ति को हम लोग क्या कहते हैं, पूंजीगत घाटा कहते हैं। अब एक और घाटा होता है प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटा। टेक्निकल टीम यहां दिख रहा है, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, ब्याज भुगतान, ठीक। प्राथमिक घाटा क्या होता है, जो राजकोषीय घाटा है आपका, यानी कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति से जो हम ब्याज भुगतान करते हैं, यानी किसी से भारत सरकार जो ऋण लिया है उसके बदले में जो ब्याज देता है, ठीक, उसको हम माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा, हमारा प्राथमिक घाटा निकल आएगा। राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, ठीक। अभी जो घाटा होता है भारत सरकार का, भारत सरकार उस घाटे को कैसे पूरी करती है, यानी किससे ऋण लेती है, इस पे हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, आइए, ठीक। भारत सरकार को जो घाटा होता है उस घाटे की पूर्ति कैसे होती है, तो जब घाटा होगा तो घाटा या तो भारत सरकार उधार लेके अपना पूरा कर सकती है, या तो उधार लेके पूरा करेगी, या अपनी संपत्ति जो है उसका विनिवेश करेगी, ठीक, डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, या किसी अन्य देशी राष्ट्र या विदेशी राष्ट्र से क्या करेगा, अनुदान लेगा, तब उसका घाटा पूरा होगा। तो यहाँ समझने वाली बात है कि उधार किससे लिया जाता है, उधार या तो भारत सरकार आरबीआई से ले सकती है, आरबीआई को आपको बताया गया हो, पढ़े होंगे आप लोग, आगे की क्लासों में हम लोग चर्चा करेंगे आरबीआई क्या है, या फिर घरेलू बाजार से, घरेलू बाजार से, या फिर अंतरराष्ट्रीय बाजार से, अंतरराष्ट्रीय बाजार से, ठीक। देखिएगा जो भारत सरकार को घाटा होगा, घाटा को पूरा करने का 3 तरीका है, या तो उधार ले, या तो विनिवेश करे, या तो अनुदान ले, ठीक। अगर उधार लेगा तो किससे लेगा, आरबीआई से लेगा, या फिर घरेलू बाजार से लेगा, या फिर अंतरराष्ट्रीय बाजार से लेगा। आप इस बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो हम आशा करते हैं कि आपको बजट समझ में आ गया होगा। किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या वनडे एग्जाम की कोई भी तैयारी कर रहे हो, चाहे आईएएस की, बजट का जो फ्रेमिंग है, बजट की फ्रेमिंग यही रहेगी, इससे हट के कुछ नहीं रहेगा, ठीक। तो हम आशा करते हैं कि आप समझ में आए होंगे, ठीक। अगला जो पार्ट में आएगा कि आपका जो वर्तमान बजट आया है 2022-23 का, उस बजट पे हम लोग चर्चा करेंगे, क्या घाटा है, क्या फायदा है, नई चीजें उसमें क्या है। तो धन्यवाद, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।